नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ। एक सरकारी अफसर पत्नी, एक इंजीनियर पति, एक बच्ची, ऊपर से देखो तो एकदम परफेक्ट घर परिवार। लेकिन इसी परफेक्ट तस्वीर के पीछे एक प्लान चल रहा था। एक ऐसा प्लान जिसकी तैयारी किसी सरकारी परीक्षा से कम नहीं थी। दोस्तों, किताबें पढ़ी गई, फिल्में देखी गई, सीरियल देखे गए, मकसद सिर्फ एक पति की जान लेना, और वो भी इस सफाई से कि पूरी दुनिया इसे हादसा समझे। रात के 8:30 बजे बिहार से गुजरती एक ट्रेन अचानक चेन खींची जाती है। बोगी में चीख पुकार, एक शख्स खून से लथपथ पड़ा, सीने में गोली। कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको लगा लूटपाट, पर्स नहीं छीना, मोबाइल नहीं गया, घड़ी भी हाथ में थी। तो फिर गोली किसने मारी और क्यों मारी? 34 दिन बाद एक जवाब ने पूरे बिहार को हिला दिया, क्योंकि हत्या की सुपारी किसी अजनबी ने नहीं दी थी। सुपारी दी थी उसी की पत्नी ने, पहले प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही गोद की बच्ची के पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया, रास्ते से मिटा दिया। तो आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने एक पढ़ी लिखी सरकारी अफसर को अपने ही पति के कत्ल की सुपारी देने पर मजबूर कर दिया? कैसे 34 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकी गई, और आखिर में कौन सी एक गलती इस पूरे प्लान को तबाह कर गई? आज की इस कहानी में हम आपको पूरा घटनाक्रम कदम दर कदम बताएंगे। कहानी लंबी है, दिलचस्प है, और आखिर तक आपको चौंकाती रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। 11 जून 2026 रात करीब 8:30 बजे अमृतसर से नरपतगंज जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14,604 बिहार के खगड़िया जिले से गुजर रही थी। मानसी और सहरसा स्टेशन के बीच बदला गया। एक छोटे से स्टॉप से पहले अचानक चेन पुलिंग हो जाती है। गाड़ी रुकते ही अफरा तफरी मच जाती है। आरपीएफ के जवान और स्टाफ दौड़ते हुए पहुंचते हैं। लाइट चलाई जाती है और सामने का मंजर किसी को भी सिहरा देने वाला था। एक शख्स खून से लथपथ, दर्द से कराहता हुआ, सीने में गोली लगी हुई। यात्रियों ने बताया कि किसी ने गोली चलाई और फिर चेन खींचकर अंधेरे में गायब हो गया। घायल शख्स की जेब से मिले पहचान पत्र से पता चलता है, नाम देव कुमार कुंजन, मूल रूप से झारखंड के गोंडा जिले का रहने वाला। फिलहाल बिहार के जमुई जिले में तैनात पावर ग्रिड के मलयपुर बिजली घर में ग्रेड 1 टेक्नीशियन इंजीनियर एम्बुलेंस बुलाई जाती है। पहले खगड़िया सदर अस्पताल, वहां से बेगूसराय, और आखिर में पटना के मेदांता अस्पताल। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गोली तो निकाल दी, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि 12 जून 2026 को इलाज के दौरान देव कुमार रंजन की मौत हो जाती है। रेल थाना मानसी में बीएनएस की धारा 309(6) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज होता है।
मामला रेलवे से जुड़ा और संवेदनशील था, इसलिए जांच कटिहार रेल मंडल पुलिस को सौंपी जाती और एक विशेष जांच SIT बनाया जाता है। पुलिस के लिए सबसे पहले यही थी। परिवार ने भी शुरू में यही माना कि यह लूटपाट का मामला होगा, लेकिन जब मृतक का सामान चेक किया गया, पर्स में पैसे मौजूद, मोबाइल फ़ोन मौजूद, कलाई पर घड़ी भी थी, तो लूट का एंगल खुद ब खुद खारिज हो गया। बोगी में मौजूद बाकी यात्रियों से पूछताछ हुई। सबका एक ही जवाब, देव कुमार गुंजन अपने बर्थ पर आराम से सोया हुआ था। अचानक गोली चली। हमलावर ने फौरन चेन खींची और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। किसी को हमलावर की शक्ल तक ठीक से याद नहीं थी। दोस्तों, पुलिस ने अब देव कुमार गुंजन की पत्नी से संपर्क किया, यानी अस्मिता कुमारी। बिहार के सुपौल जिले में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक सरकारी अफसर। सूचना मिलते ही अस्मिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने उसे सांत्वना दी और पता चला कि दंपति की एक करीब 5 साल की बेटी भी है। पूछे जाने पर अस्मिता ने भी वही कहा जो सबको लग रहा था, शायद लूटपाट की कोई घटना होगी। जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने देव कुमार गुंजन की कॉल डिटेल और रिकॉर्ड का CDR खंगालना शुरू की। यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। पिछले एक साल में करीब 186 बार बातचीत, और सबसे अजीब बात, घटना वाले दिन सुबह 3 बजे भी इस नंबर पर बात हुई थी, और वो भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, जबकि ट्रेन में नेटवर्क अक्सर कमजोर रहता है और लोग सामान्य नॉर्मल कॉल करना पसंद करते हैं। पुलिस ने जब यह नंबर मृतक के फोन में देखा तो वह कमीना नाम से सेव था। असली नाम निकला अजित कुमार, जो खुद भी बिजली विभाग में टेक्नीशियन इंजीनियर था। फिलहाल नालंदा जिले में तैनात पूछताछ में अजित कुमार ने खुद को सिर्फ दोस्त बताया, लेकिन जब पुलिस ने अजित कुमार की भी CDR निकलवाई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। अजित कुमार की सबसे ज़्यादा बातचीत किसी और से नहीं बल्कि खुद देव कुमार गुंजन की पत्नी अस्मिता कुमारी से हो रही थी। इतना ही नहीं, दोनों की लोकेशन भी अक्सर एक ही जगह मैच कर रही थी, यानी पति दूर और पत्नी अपने कथित दोस्त के साथ घंटों गुजार रही थी। अब पुलिस के सामने दूसरी चुनौती थी, गोली मारने वाला शख्स आखिर कौन था। इसके लिए घटना स्थल बदला घाट के आसपास के मोबाइल टावरों का डेटा खंगाला गया। इस रूट से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती है और आसपास 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में लाखों नंबर एक्टिव रहते हैं। पुलिस ने एक तरकीब अपनाई। ऐसे नंबरों को छांटा जो सिर्फ उस इलाके से गुजरते, यानी उस इलाके से गुजरते नहीं बल्कि वहीं रुकते हैं और फिर वहीं से आगे बढ़ते दिखे। लाखों नंबरों की छानबीन के बाद यह सूची घटकर 101 नंबरों तक आई।
उन्हीं में से एक सामने आता है राजकुमार उर्फ धीरज, जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के गांव सुजात का रहने वाला आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति। पुलिस के लिए यह एक अहम कड़ी थी, क्योंकि अजीत कुमार भी उसी घोसी थाना क्षेत्र का निकला। अब सवाल था, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। पुलिस ने अस्मिता कुमारी, अजीत कुमार और राजू कुमार तीनों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ शुरू हुई और करीब 30 से 32 दिन की मकसद के बाद 12 जुलाई 2026 को पूरी साजिश परत दर परत खुलती चली गई। कहानी की शुरुआत साल 2017 से होती है, जब अस्मिता कुमारी की पहली पोस्टिंग सीतामढ़ी में टेक्नीशियन इंजीनियर के तौर पर हुई थी। इसी जगह देवरंजन गुंजन और अजीत कुमार दोनों की भी पोस्टिंग थी। तीनों का साथ उठना बैठना शुरू हुआ और इसी दौरान अस्मिता और अजीत कुमार के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया। लेकिन घर वालों ने अस्मिता का रिश्ता देवरंजन यानी देव कुमार गुंजन के साथ तय कर दिया। अस्मिता ने एतराज जताने की कोशिश की, पर दोनों परिवार की सहमति के आगे बात नहीं बनी और 2018 में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी अजीत कुमार और अस्मिता के बीच नाजायज संबंध जारी रहे। अजीत कुमार ने तो इसी वजह से खुद कभी शादी ही नहीं की। 2021 में अस्मिता के घर एक बेटी का जन्म होता है। उसी दौरान अस्मिता पढ़ाई में जुट जाती है। किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी की तरह ईमानदारी और मेहनत से 2023 में उसका चयन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर हो जाता है। पोस्टिंग मिलते ही सुपौल जिले में इसी दौरान अजीत कुमार की पोस्टिंग नालंदा और देव कुमार गुंजन की पोस्टिंग जमुई में हो जाती है। तीनों अलग अलग जिले में बढ़ जाते हैं। दूरी के बावजूद अस्मिता और अजीत का रिश्ता बना रहता है। पति जब आता तो प्रेमी दूर रहता और प्रेमी जब आता तो पति की गैर मौजूदगी रहती। जांच में सामने आया कि देव कुमार गुंजन का बार बार घर आना, अपनी जिंदगी में दखल देना दोनों को खटकने लगा। यही से मन में यह ख्याल पनपा कि देवी कुमार गुंजन को रास्ते से हटा दिया जाए और इस तरह हटाया जाए कि किसी को शक तक ना हो। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की योजना कोई एक दिन का फैसला नहीं थी। अजीत कुमार ने महीनों पहले ही इलाके के अपराधी राजू कुमार उर्फ धीरज से संपर्क साधा। सौदा तय हुआ 4 लाख रुपए में हत्या, जिसमें से 1.6 लाख रुपए पहले ही एडवांस में दे दिए गए थे। राजू ने देव कुमार गुंजन की आदतों और सफर के रूटीन को समझने के लिए उसका कई बार पीछा किया, क्योंकि अस्मिता खुद अपने पति से उसकी लोकेशन आने जाने का समय पूछती रहती थी और पति बेझिझक सारी जानकारी साझा कर देता था। यह सोचकर कि पत्नी सिर्फ फिक्रमंद है, इसी जानकारी के आधार पर 11 जून 2026 की रात का दिन और वक्त चुना गया। ट्रेन में देव कुमार गुंजन के बेफिक्र होकर सोने का आदत का फायदा उठाया गया, गोली मारी गई और चेन पुलिंग कर हमलावर फरार हो गया। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों और सीरियल में दिखाया जाता है। लेकिन जो प्लानिंग किताबों और स्क्रीन पर परफेक्ट क्राइम जैसे दिखती है, हकीकत में मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के डिजिटल सबूतों के आगे
टिक नहीं पाई। बाकी 2.4 लाख रुपए भी बाद में चुका दिए गए। लेकिन तब तक जांच एजेंसियां असली धागों तक पहुंच चुकी थी। जांच के दौरान एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। पूछताछ में जब अस्मिता से महाराष्ट्र के पुणे में हुई एक अनचर्चित हत्या केतन अग्रवाल मामला का जिक्र किया, तो उसने कबूल किया कि जब भी मीडिया में पतियों की हत्या से जुड़ी खबरें आती है तो उसे घबराहट होने लगी। डर था कि कहीं उसका मामला भी उजागर न हो जाए। आखिरकार 15 जुलाई 2026 को पुलिस ने अस्मिता कुमारी, अजित कुमार और राजू कुमार उर्फ धीरज तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जब यह खबर सामने आई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी में तैनात एक महिला अपने ही पति की, अपनी बच्ची के पिता की इस तरह का सुनियोजित हत्या करवा सकता है। दोस्तों, यह पूरी घटना को बताने का मकसद किसी को डराना या सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि कुछ जरूरी सवाल खड़े करना है। पहला सवाल, रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसे का इस हद तक दुरुपयोग कैसे हो जाता है कि जीवन साथी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। दूसरा, क्या हमारा समाज और परिवार व्यवस्था जबरन तय किए गए रिश्तों में पहले से मौजूद असहमति और भावनात्मक उलझनों को पर्याप्त गंभीर से लेते हैं। तीसरा, डिजिटल फुटप्रिंट यानी कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डाटा आज अपराध जांच में कितना निर्णायक हथियार बन चुके हैं। यही वजह है कि परफेक्ट क्राइम जैसी सोच अक्सर तकनीक के आगे धराशायी हो जाती है। यह भी ध्यान रहे कि जांच अभी अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायपालिका को करना है। दोष सिद्धि तक हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, भरोसे, धोखे और एक सुनियोजित साजिश की, जो आखिरकार पुलिस की मेहनत और तकनीक के आगे बेनकाब हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि अगली कहानी आप तक पहुंचे। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।